अध्ययन करेंगे पुनर्जागरण के प्रभाव। इससे पूर्व हमने अध्ययन किया पुनर्जागरण के क्या कारण थे, पुनर्जागरण का अर्थ क्या था, पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में क्यों हुआ। आपने इसको विस्तार से अध्ययन किया और समझने का प्रयास भी किया। अब हम ये देखेंगे कि पुनर्जागरण का प्रभाव किस किस क्षेत्र पर परिलक्षित हुआ। पुनर्जागरण किसी आकस्मिक घटना का प्रतिफल था नहीं। ये आंदोलन तो यूरोपीय देशों को सदियों तक आंदोलित करता रहा और मानव जीवन के अनेक क्षेत्रों को इससे अपना प्रभाव स्थल बनाया। मानव समाज का धर्म, विज्ञान, व्यापार, कला, शिक्षा, कृषि आदि सभी को इसके कार्य क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। अतः ये स्वाभाविक ही था कि इस आंदोलन के प्रभाव भी व्यापक ही पड़े और मानव इससे प्रभावित भी हुए। सर्वप्रथम साहित्य पर पुनर्जागरण का प्रभाव। अब साहित्य पर पुनर्जागरण के प्रभाव के अंतर्गत हम देखेंगे कि साहित्य कौन कौन से साहित्यिक ग्रंथ इस काल में रचे गए, उनके द्वारा साहित्यकारों द्वारा कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया और कौन से विषयों को सर्वाधिक महत्व दिया गया। तो साहित्य के पुनरुत्थान का पहला केंद्र इटली रहा। 14वीं शताब्दी से ही इटली में यूनानी भाषा की ओर रुचि जागृत हुई। इस नए युग के महाकवि थे दांते। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दांते एक पिक्चर है जो उसके दांते की एक फ़ोटो लगी हुई है। उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? डिवाइन कॉमेडी, जो उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, वो उनके द्वारा लिखा गया। उनका समय काल 1265 से 1321 रहा। इनका जन्म इटली के नगर फ्लोरेंस में हुआ। अपनी प्रेयसी से विवाह न होने के कारण वह सांसारिक जीवन के प्रति उदासीन हो गए और सदैव इटली के हित में सोचने लगे। उस समय इटली में अनेक छोटे बड़े राज्य थे, वो सदा एक दूसरे से झगड़ते थे। इसके अलावा इस समय रोम के सम्राट और पोप के बीच भी दलबंदियां सक्रिय हो गई थी। अतः दांते ने अपना जीवन इटली की दशा को सुधारने में लगाया। यद्यपि धार्मिक दृष्टि से दांते मध्यकालीन था, तथापि अन्य कई क्षेत्रों में वे भविष्य का अग्रदूत था। उसने अपनी मातृभाषा इटालियन में डिवाइन कॉमेडी की रचना की। ये एक सुंदर काव्य लिखा। इस काव्य में उसने नर्क के मर्मस्पर्शी काल्पनिक दृश्यों का वर्णन किया। यह काव्य दांते के काल्पनिक विचारों की उपज है, फिर भी इसमें मध्ययुगीन भावनाएं, सामंत सरदारों के नैतिक पतन, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था आदि का स्पष्ट झलक हमें देखने पड़ती है। दांते स्वतंत्रता तथा व्यक्तिवादी भावना पर बल देते थे और विस्तृत जानकारी इसमें लिखी हुई है। बच्चों, आप देख सकते हैं, मध्यकाल के कवि थे। वर्जिल के बाद वर्जिल एक प्रसिद्ध महाकवि थे। इटली के में उनका प्रमुख स्थान था। इनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य डिवाइन कॉमेडी था। ये इसके अतिरिक्त इन्होंने गीति काव्य भी लिखा। इसके अलावा इनका जन्म इटली के फ्लोरेंस में हुआ और इन्होंने कौन से विषय लिखे हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताया। अब आपको जो इसमें दो प्रश्न बन रहे हैं आपके वन वर्ड वाले। एक तो बनता है कि पुनर्जागरण का महाकवि किसे कहा जाता है? दांते को कहा जाता है। और दूसरी बात ये बन रही है, इसमें आपके प्रश्न बन रहा है दांते डिवाइन कॉमेडी के रचयिता के कौन थे और कौन सी भाषा में इस ग्रंथ को लिखा गया और इसका विषय क्या रहा। तो आप बच्चों अपने दांते के बारे में विस्तार से पढ़ा। इसके बारे में इनका फ़ोटो भी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया कि इस तरह से इनका पिक्चर थी। डिवाइन कॉमेडी इसके द्वारा लिखा गया। अब हम देखेंगे पेट्रार्क। ये आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं पेट्रार्क। पेट्रार्क
ये इटली के प्रथम आधुनिक पुरुष माने जाते हैं। यूनान और लैटिन भाषा में इन्होंने 200 ग्रंथ हस्तलिखित ग्रंथ लिखे। मानवतावाद को प्रेरणा देने वाले, जन साधारण की अभिरुचि, मानव के सुख दुख, सौंदर्य, प्रेम, व्यवहारिक विज्ञान पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। पेट्रॉर्क इन्होंने अपनी रचना सानेट में रचना रची। इन यूनान और लैटिन भाषा के लगभग 200 हस्तलिखित ग्रंथ संकलित किए। इटली का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। इन्होंने ऐसे विषयों पर अपनी लेखनी चलाई जिसको जनसाधारण सुनने के लिए इच्छुक थे। उनके प्रयत्नों से ही इटली के पुनर्जागरण ने साहित्य के क्षेत्र को बहुत प्रभावित किया। उसकी प्रतिभा का प्रभाव फ्लोरेंस में ही नहीं वरन संपूर्ण यूरोप में व्याप्त था। मानवतावाद को प्रेरणा देने वाले भी यही कवि पेट्रार्क थे। उनके आत्मविश्वास और प्रयत्न से मध्यकालीन आध्यात्मवाद या धार्मिक रहस्यवाद की ओर से लोगों को वैराग्य उत्पन्न हुआ। वो जनसाधारण की अभिरुचि, मानव के सुख दुख, सौंदर्य, प्रेम और व्यवहारिक ज्ञान के अध्ययन की ओर उन्मुख हुए। तीसरे बच्चों हम देखेंगे साहित्य के क्षेत्र में इरास्मस, इनका पूरा नाम था डेसिडेरियम इरास्मस। ये प्रमुख मानवतावादी थे। जन्म से डच थे। मानवतावाद का प्रचारक होते हुए भी ये पुनर्जागरण के महान विभूतियों में से एक था। इटली से अधिक समय व्यतीत होने पर विश्व के बुद्धिजीवियों पर इसका प्रभाव छाया हुआ था। इनकी 2 पुस्तकें थी। मूर्खता की प्रशंसा, जिसको प्रेसिस ऑफ फॉली भी कहते हैं। पॉकेट डैगर दूसरी पुस्तक थी। अपनी पुस्तक में इन्होंने धर्माधिकारियों के पाखंडों पर अच्छा व्यंग्य कसा है। रैबिलेस इटली के प्रमुख या यूँ कहें कि यूरोप के प्रमुख साहित्यकार रहे। इटली के उत्तर में स्थित आल्प्स पर्वत को पार कर पुनर्जागरण का आंदोलन अन्य देशों में भी हुआ। फ्रांसीसी भाषा समरसता साहित्य की दृष्टि से लैटिन और इटालियन भाषा से समता करने लगी। इस समय फ्रांस में रेबिलेस एक अच्छा गद्य लेखक था और इसके द्वारा उपन्यासों में जो प्रसिद्ध था वो था गरगनतुआ। गरगनतुआ का अभिप्राय है पुनर्जागरण की संक्षिप्त कहानी। इनकी रचनाएं व्यंग्यात्मक थी। फिर हम देख रहे हैं मोंटेगन। मोंटेगन एक अच्छा निबंध लेखक था। वो अपनी ओजपूर्ण शैली और भावों के स्पष्ट व्यक्तीकरण के कारण फ्रांस का तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ गद्य लेखक बन गया था। वो वास्तव में व्यक्तिवादी था और व्यक्तिगत अनुभव ही उसकी रचनाओं के विषय थे। उसके गीत काव्य में रानसर्द विख्यात था। दांती के अलावा पेट्रार्क और बोकेशिया भी ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इटली भाषा में अपनी रचनाएं की। बोकेशिया ने अपनी कृति डिकामरो में तत्कालीन इटली के संपन्न और संभ्रांत पर समाज के नैतिक भ्रष्टाचार की कहानियां प्रस्तुत की। मैकियावेली, इंग्लैंड के मैकियावेली जिनकी प्रसिद्ध कृति है द प्रिंस, जिन्होंने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। थॉमस मूर, ये यूरोप के प्रसिद्ध साहित्यकार थे सर थॉमस मूर, जिन्होंने यूटोपिया नामक ग्रंथ की रचना की और ये काल्पनिक पुस्तक थी जिसमें उन्होंने अपने समय की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक बुराइयों की आलोचना की और एक ऐसा राज्य प्रस्तुत किया जो कल्पना पर आधारित थे। इस प्रकार बच्चों हमने विभिन्न इतिहास साहित्यकारों के साहित्यिक ग्रंथों का अध्ययन किया और उसके बारे में जानने का प्रयास किया। अब इनमें से ही आपके 1 वर्ड वाले क्वेश्चन आएंगे और ये अभी ही आपके काम नहीं आएंगे। जैसे आप IAS, RAS, PhD, STC
आप ये जो भी एग्ज़ाम देंगे उस दौरान भी आपके इनके जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन हैं वो बहुत काम आएंगे। जैसे डेसिडेरिया मिरासमस कौन था, इसकी पुस्तक का नाम क्या था, द प्रिंस किसके द्वारा लिखा गया, मैकियावेली कौन था, दांते ने कौन से ग्रंथ की रचना की, पेट्रॉक ने कौन से वाद को प्रचारित किया प्रसारित किया, डीकामरून किसकी कृति है। तो विस्तार से हमने साहित्य के बारे में जानने का प्रयास किया और फोटो के माध्यम से मैंने चित्रकारों से साहित्यकारों से आपको रूबरू करवाया।